हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग देखने वाले हैं टीएस एलियट के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में, पोइट्री, ड्रामा और लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में। एलियट का बर्थ हुआ था बॉस्टन फैमिली में। इनकी रूट्स इंग्लैंड और न्यू इंग्लैंड दोनों से ही हैं। एलियट के फादर हेनरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, प्रेसिडेंट और ट्रेजरर थे हाइड्रोलिक प्रेस ब्रिंक कंपनी के सेंट लुइस में। इनकी मदर शॉर्लोट, इन्होंने पोइट्री लिखी, ये सोशल वर्कर थी। एलियट चाइल्डहुड में बीमार थे, मतलब कि फिजिकली इल थे, डबल इनक्यूनल हर्निया की वजह से। तो ये किसी भी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे, तो ये ज़्यादातर आइसोलेटेड रहते थे। तभी इनके अंदर ये लिटरेचर पढ़ना ज़्यादा डेवलप हो गया। जब इन्होंने रीड करना सीख लिया तो ये बुक बहुत पढ़ने लगे। इनके मेमोर में एलियट के फ्रेंड रॉबर्ट ने कमेंट किया था, वुड यंग एलियट वुड ऑफ्टन कर्ल अप in the window seat behind an enormous book, setting the drug of dreams against the pain of living। 1989 से 1905 तक एलियट ने स्मिथ एकेडमी अटेंड किया, द बॉयज़ कॉलेज प्रिपैरेटरी डिवीजन ऑफ वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, जहाँ पे इन्होंने पढ़ा लैटिन, एंशियंट ग्रीक, फ्रेंच और जर्मन। इन्होंने 14 साल की कम उम्र से ही पोइट्री लिखनी शुरू कर दी। इनकी फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम अ फेबल फॉर स्टर्स इन्होंने लिखी थी एज स्कूल एक्सरसाइज। इनको स्कूल में एज एन स्कूल एक्सरसाइज लिखी थी, मतलब स्कूल में ही इन्होंने लिखा था। और ये पब्लिश हुई थी स्मिथ एकेडमी रिकॉर्ड इन फेब 1905। जिन्होंने 3 शॉर्ट स्टोरी भी पब्लिश की 1905 में, बर्ड्स ऑफ प्रे, अ टेल ऑफ वेल एंड द मैन हु वॉज किंग। एलियट सेंट लुइस में रहे, मिसौरी में, अपनी स्टार्टिंग की लाइफ के 16 ईयर्स तक। और जब स्कूल के लिए 1905 में बाहर चले गए तो सेंट लुइस में सिर्फ वेकेशंस और विजिट के लिए ही आए। ग्रेजुएशन के बाद स्मिथ एकेडमी से एलियट ने अटेंड किया मिल्टन एकेडमी इन मैसाचुसेट्स, जहाँ पे ये मिले स्कोफील्ड हेयर से, जिन्होंने इनकी बुक जो है, मतलब वो पोएम जो है द वेस्टलैंड, इसको पब्लिश किया था। इन्होंने हार्वर्ड कॉलेज में भी पढ़ा 1906 से 1909 तक। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री मिली और फिर उन्होंने मास्टर्स ऑफ आर्ट्स भी किया इंग्लिश लिटरेचर में। 1909 से 1910 तक ये फिलॉसफी असिस्टेंट भी थे हार्वर्ड में। उसके बाद एलियट पेरिस आ गए। वहाँ पे इन्होंने 1910 से 1911 तक फिलॉसफी स्टडी की सॉरबोन ने। इन्होंने लेक्चर्स अटेंड किए हेनरी बक्सन के, और हेनरी एल्बन के साथ इन्होंने पोएट्री भी रीड की। 1911 से 1940 तक ये हार्वर्ड वापस आ गए इंडियन फिलॉसफी और संस्कृत पढ़ने के लिए। एलियट एमली हेल से मिले, इनसे प्यार भी हो गया। ये मार्क बर्ग भी गए जर्मनी में। यहाँ पे इन्होंने समर प्रोग्राम लेने का प्लान किया, पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तब वो उसकी जगह पे फिर वो ऑक्सफर्ड चले गए, जर्मनी नहीं गए। एलियट ने कॉर्नॉड को लिखा 1914 में, आई हेट यूनिवर्सिटी टाउन्स एंड यूनिवर्सिटी पीपल who are the same everywhere, with pregnant wives, sprawling children, many books and hideous pictures on the wall. Oxford is very pretty, but I don't like to be dead. एलियट ने अपना ज़्यादातर टाइम लंदन में बिताया। यहीं पे ये एजरा पाउंड से भी मिले लंदन में। 1916 में इन्होंने डॉक्टरल कंप्लीट किया, बट ये अपने वाइवा एग्ज़ाम के लिए नहीं आ पाए। एलियट एमली से मिले, एमली हेल से। उन्होंने उनसे बोला कि इनसे ही वॉज इन लव विथ हर, उन्होंने उनको बताया। इन्होंने लेटर्स भी एक्सचेंज किए ऑक्सफोर्ड से 1914 टू 1915 में, बट ये लोग नहीं मिल पाए 1927 तक। एलियट ने कई सारी टीचिंग जॉब किया, जैसे कि बर्कबर्ग कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में। और एमली से इनकी शादी नहीं हुई। इनकी शादी हुई विवियन हेग वुड्स से, ये कैम्ब्रिज गवर्नर्स थी। इनकी शादी हुई 26 जून 1950 को। पर इनकी जो शादी थी काफ़ी अनहैप्पी थी, क्योंकि विवियन की हेल्थ प्रॉब्लम भी थी। ये लोग कम्प्लीटली सेपरेट हो गए और बाद में विवियन को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था उनके ही भाई मॉरिस ने। वहाँ पे अपनी मौत तक रही। उनकी डेथ हुई हार्ट डिजीज से। 29 जून 1927 को एलियट कन्वर्ट हो गए ट्रिजियम से
एंग्लिकैनिज्म में। सेम ईयर नवंबर में इन्होंने ब्रिटिश सिटीजनशिप ले ली। चर्च वार्डन बन गए इनके पैरिश चर्च के। जनवरी 1965 में इनकी डेथ हो गई एम्फीसीमा से। इनकी लाइफ के बारे में तो बहुत हो गया, अब इनकी पोएम के बारे में देखते हैं। द वेस्ट लैंड, द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफॉक, द हॉलो मैन, प्रिल्यूड्स, जर्नी ऑफ द मैगी, ऐश वेंसडे, बर्न्ट नॉर्टन, द नेमिंग ऑफ कैट्स, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ईस्ट कुकर, मॉर्निंग एट द विंडो, द ड्राई salvages, hysteria, the hippopotamus, a song of Simeon, Aunt Helen, whispers of immortality, Gus the theater cat, a cooking egg। ये सब इनकी पोएम्स है और भी पोएम्स की लिस्ट में ऐड कर दे रही हूँ। और इनकी प्लेस के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फेमस प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल, द कॉकटेल पार्टी, द फैमिली रियूनियन, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, द एल्डर स्टेट्समैन, कैट्स, एग्नोसिस्ट, द रॉक। एलियस का जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इन्फ्लुएंस किया न्यू क्रिटिसिज्म को। क्रिटिक विलियम एप्सन ने इनके बारे में कहा था, आई डू नॉट नो फॉर सर्टेन हाउ मच ऑफ माई माइंड एलियट इन्वेंटेड, लेट अलोन हाउ मच ऑफ इट इज अ रिएक्शन अगेंस्ट हिम और इंडीड अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिसरीडिंग हिम। He is very penetrating influence, perhaps not like the east wind। क्रिटिसिज्म एक आइडिया ये भी इम्पोर्टेंट था जो एलियट ने अपने एस्से में लिखा, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बारे में। ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टॉपिक याद आ रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। इसमें बताया है कि वर्ड्स के बीच में, टेक्स्ट के वर्ड्स के बीच में, इवेंट के बीच में, स्टेट ऑफ माइंड के बीच में, एक्सपीरियंस के बीच में कनेक्शन होता है। इसके अकॉर्डिंग पोएम वही होती है जो वो कहती है, वो वही मीन करती है, मतलब पोएम में जो लिखा है वही मीन करती है। बट इसमें ऐसा है कि मतलब ये भी कहा है कि ऐसा सजेस्ट किया है कि नॉन सब्जेक्टिव जजमेंट हो सकता है डिफरेंट रीडर्स का, मतलब हर रीडर अपनी अलग तरीके से चीज़ों को समझ सकता है। न्यू क्रिटिक्स ने भी इनके काम को मतलब उसको ही कंटिन्यू रखा। एलियट्स के ही ऐसे जो थे वो मेजर फैक्टर थे मेटाफिजिकल पोएट्स में इंटरेस्ट के जगाने के लिए। ये इनका जो ऐसे था वो मेजर फैक्टर था वापस से जगाने के लिए। एलियट ने पर्टिकुलरली प्रेस किया है मेटाफिजिकल पोएट्स को। वो ये कहते हैं कि उन लोगों में एबिलिटी है एक्सपीरियंस को साइकोलॉजिकल और सेंशुअल दोनों तरीके से प्रेजेंट करने की। एलियट का ऐसे है द मेटाफिजिकल पोएट। इसमें इन्होंने सिग्निफिकेंस और अटेंशन दिया है मेटाफिजिकल पोएट्री को और अपनी डेफिनेशंस को भी इंट्रोड्यूस किया है। यूनिफाइड सेंसिबिलिटी की अपनी डेफिनेशन को भी इंट्रोड्यूस किया है। की पोएम 1922 की द वेस्ट लैंड में उनके एज एन क्रिटिक वर्क की तरह भी अच्छे से समझा जा सकता है। और इन्होंने आर्ग्यू किया था पोएट को प्रोग्रामेटिक क्रिटिसिज्म की तरह से लिखना चाहिए। बाद में इन्होंने करियर में ज़्यादातर फोकस किया थिएटर के लिए लिखने में। इनकी कुछ अर्ली क्रिटिकल राइटिंग थी जैसे कि ऐसे पोइट्री एंड ड्रामा, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ ए पोएटिक ड्रामा। ये फोकस थी एस्थेटिक ऑफ राइटिंग ड्रामा इन वर्स में। आज का वीडियो मैं यहीं के लिए एंड करती हूँ। जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो, तो भी चैनल पे नए हो वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। इसका एक फ़ायदा ये भी कि जो भी डाउट रहेगा डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, पर जब भी मैसेज का ना तब अपने क्वेश्चन के साथ किस टॉपिक में मुझे ये प्रॉब्लम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।